हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं, सैम्पल पेपर को सॉल्व करते हैं। ठीक है, कल हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन किया था अप टू 7 किया था। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डज द width ऑफ द डिप्लेशन रीजन ऑफ ए पीएन जंक्शन वेरी इफ डोपिंग कंसंट्रेशन इज इंक्रीज्ड। यदि डोपिंग कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दिया जाए तो width पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, है ना। तो विथ क्या होगा, विथ विल डिक्रीज, विथ डिक्रीज करेगा, है ना। विथ किसका, विथ ऑफ डिप्लीशन रीजन, है ना। विथ ऑफ डिप्लीशन रीजन विल डिक्रीज। जैसे पीएन जंक्शन हम लोगों ने देखा था, है ना, पी टाइप, एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। और ये बीच में बन गया डिप्लीशन रीजन। सपोज दिस वन इज पी टाइप, दिस वन इज एन टाइप, है ना। तो पी टाइप के साइड में क्या होगा, यहाँ निगेटिव आयंस होंगे, ठीक है। और एन टाइप के साइड में पॉजिटिव आयंस होंगे, ठीक है। तो ये कहलाता था डिप्लीशन रीजन। दिस वन इज डिप्लीशन रीजन, ठीक है। तो यदि विथ डिप्लीशन रीजन था क्या, डिप्लीशन रीजन और डिप्लीशन लेयर, डिप्लीशन लेयर क्या है, इट इज द लेयर और इट इज द रीजन हैविंग इमोबाइल चार्ज कैरियर्स। यहाँ इमोबाइल चार्ज कैरियर्स होते हैं, है? जैसे यहाँ पी टाइप में होल होल था मेजॉरिटी कैरियर, है ना, और इलेक्ट्रॉन था माइनॉरिटी कैरियर। एन साइड में इलेक्ट्रॉन है मेजॉरिटी कैरियर और होल है माइनॉरिटी कैरियर। तो जब ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस, जब डिफ्यूजन होगा, मेजॉरिटी कैरियर का डिफ्यूजन होता है, होल दिस साइड से दिस साइड आएगा, इलेक्ट्रॉन दिस साइड ही आएगा, ठीक है। एट द जंक्शन बोथ विल कंबाइन, दोनों कंबाइन करेगा, तो इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन में लॉस हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन होल दोनों का। अब बच क्या जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव एंड एन साइड में पॉजिटिव आयन। दिस इज इमोबाइल चार्ज कैरियर्स। ये जो स्पेस रीजन है एक्चुअली, दिस इज ए रीजन हैविंग इमोबाइल चार्ज कैरियर्स। अब यदि कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, कंसंट्रेशन इंक्रीज होने का मतलब है इधर होल की संख्या अब बढ़ गई और इधर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई, है ना। तो अब ये डिफ्यूजन रेट जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो इस रीजन में भी मेजॉरिटी कैरियर्स आ जाएंगे, है ना। तो विथ डिक्रीज हो जाएगा, विथ ऑफ डिप्लीशन लेयर विल डिक्रीज। क्लियर। चलिए इसका और का क्वेश्चन है, इन हाफ वेव रेक्टिफिकेशन व्हाट इज द आउटपुट फ्रीक्वेंसी इफ इनपुट फ्रीक्वेंसी इज 25 हर्ट्ज। इनपुट फ्रीक्वेंसी यदि 25 हर्ट्ज है तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सेम होगी, है ना, 25 हर्ट्ज ही होगी। क्योंकि जब भी रेक्टिफिकेशन होता है एक्चुअली, जैसे हाफ वेव में, हाफ वेव के केस में, हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में क्या होगा, इनपुट यदि ये है अपना पॉजिटिव नेगेटिव, तो जो आउटपुट है तो वो पॉजिटिव के करस्पॉन्डिंग मिलेगा, नेगेटिव के करस्पॉन्डिंग नहीं मिलेगा, है ना। बट फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम, जो फ्रीक्वेंसी है ये कांस्टेंट होता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी विल रिमेन कांस्टेंट, ठीक है, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, when a voltage drop across a PN junction diode is increased, voltage drop is increased from 0.70 volt to 0.71 volt. The change in the diode current is 10 milliampere. चेंज कितना है, 10 milliampere है। What is the dynamic resistance of diode? तो डायनेमिक रेसिस्टेंस क्या होगा डायोड का। क्या कह रहा है, जो वोल्टेज है, वोल्टेज ड्रॉप ये इंक्रीज हो रहा है 0.70 से 0.71, ठीक है। तो डायनेमिक रेसिस्टेंस, तो रेसिस्टेंस का फॉर्मूला, रेसिस्टेंस का फॉर्मूला सिंपली ओम्स लॉ वी बाई आई होता है। तो यहाँ एक्चुअली ओम्स लॉ अवे नहीं होता है, बट रिलेशन तो अवे होता है, दैट इज आर, जो डायनेमिक रेसिस्टेंस है, ये इसको स्मॉल आर से दिखाते हैं, है ना, आर डी डायनेमिक रेसिस्टेंस, या इसको एसी रेसिस्टेंस भी बोलते हैं, एसी, क्योंकि रेसिस्टेंस का वैल्यू यहाँ कांस्टेंट नहीं होगा, है ना। तो दिस इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल आई,
del V इज इक्वल टू सॉरी आर डी इज इक्वल टू del V अपॉन del I। चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट, चेंज इन वोल्टेज कितना है 0.71 वोल्ट हो रहा है और पहले कितना था 0.70 वोल्ट, ठीक है, अपॉन चेंज इन करंट, चेंज इन करंट दे रखा है 10 मिली एम्पियर, मिली बोले तो 10 टू द पावर -3, तो ये कितना हो गया 0.71 माइनस 0.70 दैट इज 0.01 अपॉन 10 और ये 10 टू द पावर -3 ये हो जाएगा 10 टू द पावर +3 ऊपर, ठीक है। और यहाँ से देखो ये हो गया 1/100 और 1000 कैंसल दैट इज 1 और रेसिस्टेंस की ऐसा यूनिट पता है ओम, दैट इज डायनेमिक रेसिस्टेंस जो है वो हो जाएगा 1 ओम, डायनेमिक रेसिस्टेंस विल बी 1 ओम, है ना। पीएन जंक्शन डायोड है, पीएन जंक्शन डायोड में फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स देखा था अपन ने, कुछ ऐसा होता है, ठीक है। दिस वन इज करंट एंड दिस वन इज वोल्टेज। तो डायनेमिक रेसिस्टेंस कैसे निकालेंगे, वोल्टेज के दो वैल्यू में जो चेंज हो रहा है और फिर करस्पॉन्डिंग चेंज जो करंट में हो रहा है, तो ये हो गया del I एंड दिस वन इज del V, ठीक है। तो del V अपॉन del I ये हो गया डायनेमिक रेसिस्टेंस। तो इस फॉर्मूले से डायनेमिक रेसिस्टेंस हम लोग निकालेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ रेसिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, जैसे ओम्स लॉ में होता था स्ट्रेट लाइन, तो सिंपली हो जाता था V/I। सो दिस रेसिस्टेंस इज कॉल्ड डायनेमिक, और AC भी इसको बोलते हैं, RAC, ठीक है। AC मीन्स अल्टरनेटिंग, यानी जहाँ की रेसिस्टेंस का वैल्यू चेंज हो रहा है, क्लियर। Which specially fabricated PN junction diode is used for detecting light intensity, लाइट इंटेंसिटी को डिटेक्ट करने के लिए किसका यूज करते हैं, लाइट इंटेंसिटी को डिटेक्ट करने के लिए फोटो डायोड का यूज होता है ना। लाइट इंटेंसिटी को डिटेक्ट करने के लिए फोटो डायोड का यूज होता है। स्पेशल पीएन जंक्शन डायोड हम लोगों ने पढ़ा है, स्पेशल पीएन जंक्शन क्या होता था, फोटो डायोड था, एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड एंड सोलर सेल। तो फोटो डायोड एक्चुअली फोटो रिफर्स टू लाइट, तो लाइट की इंटेंसिटी को मेजर करते हैं एक्चुअली, दैट इज फोटो डायोड कहलाता है। एंड फोटो डायोड इज ऑपरेटेड इन, फोटो डायोड रिवर्स बायस में ऑपरेट होता है। क्यों ऑपरेट होता है ये भी हम लोगों ने देखा था। फोटो डायोड इज ऑपरेटेड इन रिवर्स बायस ऑल्दो द करंट इन फॉरवर्ड बायस इज मोर, बहुत ज़्यादा होता है, कि सिंपली मोर नहीं बहुत ज़्यादा होता है रिवर्स बायस के कंपेरिजन में, बिकॉज द चेंज, जो चेंज है एक्चुअली करंट में, दैट इज मोर इजीली ऑब्जर्व्ड व्हेनेवर इट इज रिवर्स बायस। यह इसका रीजन दिया था कि जो माइनॉरिटी कैरियर में जो चेंज होता है, चेंज इन माइनॉरिटी कैरियर is much more than the change in majority carrier. That's why photodiode is operated in reverse bias. हालांकि यहाँ सिंपली पूछा है तो इसका आंसर होगा फोटोडायोड, है ना। स्पेशली फैब्रिकेटेड पीएन जंक्शन डायोड डिटेक्टिंग लाइट इंटेंसिटी, लाइट इंटेंसिटी को डिटेक्ट करने के लिए जो यूज होता है दैट इज क्या होता है, फोटोडायोड, ठीक है। अब कहता है फॉर क्वेश्चंस नंबर 11, 12, 13 एंड 14 two statements are given, one labeled assertion A and the other labeled region R, ठीक है। Select the correct answer to these questions from the codes A, B, C and D as given below. A क्या है, both A and R are true, assertion region दोनों सही है, and R is the correct explanation of A, और R जो है वो correct explanation है A का, तो A लिखना है, ठीक है। B लिखना है when both A and R are true but R is not the correct explanation of A, ठीक है। दोनों ट्रू है लेकिन R करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। A is true but R is false, तो C लिखना है, ठीक है। एंड A is false and R is also false, A R दोनों false है तो D लिखना है, ठीक है। अब इसके आधार पर अपने को आंसर करना है, क्लियर। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या है, असर्शन एंड रीजन, इस टाइप के क्वेश्चन इस बार आएंगे बोर्ड में, ठीक है। तो थोड़ा देखना पड़ेगा इसको सावधानी से। क्वेश्चन नंबर 11, इन ए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड
A dipole will have translatory as well as rotatory motion. अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल होता था तो ये नेट फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा. नेट फोर्स एक्सपीरियंस वाला डायपोल विल बी जीरो whenever it is kept in, that is whenever dipole is kept in uniform electric field. लेकिन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर क्या होगा, फोर्स भी एक्सपीरियंस करेगा और टॉर्क भी एक्सपीरियंस करेगा. यूनिफॉर्म में रखने पर फोर्स जीरो होता था एंड नॉन जीरो टॉर्क एक्सपीरियंस करता था. ठीक है. और आर कहता है इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल एक्सपीरियंसेस अ फोर्स एज वेल एज टॉर्क, है ना. ये उसका रीजन है, ये सही रीजन है. नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स भी एक्सपीरियंस करेगा और टॉर्क भी एक्सपीरियंस करेगा. तो यदि फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है तो फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलेटरी मोशन एंड टॉर्क इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रोटेटरी मोशन. ठीक है. क्या हो गया, नेट फोर्स, जो नेट फोर्स है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि डायपोल को रखेंगे तो नेट फोर्स भी जीरो होता है और जो टाउ होता है नेट टॉर्क ये भी नॉन जीरो होता है. कब, when E is not constant. E यदि कांस्टेंट नहीं है, E का वैल्यू यदि सेम नहीं है, एट एवरी पॉइंट वैल्यू एंड डायरेक्शन इसका डिफरेंट है. ठीक है. और F नेट ये जीरो होता था, नेट फोर्स जीरो होगा और जो नेट टाउ है ये तो नॉन जीरो होगा. किस केस में, whenever E is constant. जब कांस्टेंट या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा, कांस्टेंट और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल को रखते हैं तो नेट फोर्स जीरो एक्सपीरियंस करता है. मैंने देखा है यहाँ पर मान लो डायपोल है, प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को. तो यहाँ पर फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेगा, प्लस क्यू क्यू ई. फोर्स का डायरेक्शन होगा दिस मच इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में और ये करेगा माइनस क्यू ई. ये फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा, दिस वन इधर होगा. माइनस क्यू ई मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. तो नेट फोर्स कितना हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि सेम है, चार्ज का मैग्नीट्यूड तो डायपोल में सेम होता है, साइन अपोजिट होता है, तो ये फोर्स और ये फोर्स क्या हो गया, माइनस क्यू ई प्लस क्यू ई, दोनों का सम नेट फोर्स जीरो होगा. बट यदि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, यानी यहाँ अगर मान लो ई डैश है और यहाँ ई है, तो यहाँ पर फोर्स क्यू ई है और यहाँ पर माइनस क्यू ई डैश है. ठीक है. इसलिए इसका सम जीरो नहीं होगा. तो यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नेट फोर्स भी जीरो नहीं होगा, नेट टॉर्क भी जीरो नहीं होगा. और यूनिफॉर्म में नेट फोर्स जीरो होता था बट टॉ एक्ट करता था बिकॉज द लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट था. एक इधर है दिस साइड तो लाइन ऑफ एक्शन के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते थे, देन टॉर्क निकालते थे. क्लियर. तो इसका आंसर हो गया ए. नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल ट्रांसलेटरी मोशन, यानी नेट फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है तो ट्रांसलेटरी मोशन होगा और रोटेटरी मोशन भी होगा क्योंकि नेट टॉ तो जीरो होगा. ठीक है. तो ये करेक्ट है दोनों और रीजन भी करेक्ट है, तो ए हो गया. इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस. इक्विपोटेंशियल सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल होता है एंड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोटेंशियल. और डायरेक्शन होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोटेंशियल, है ना. उस डायरेक्शन में होता है इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है. रीजन क्या है, निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इलेक्ट्रिक फील्ड. निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी E इक्वल टू माइनस dV बाई dr, है ना. तो यहाँ भी दोनों सही है, असर्शन और रीजन, एंड रीजन जो है वो करेक्ट है ना. तो यहाँ भी ऑप्शन ए होगा. बट सैंपल पेपर के आंसर में शायद बी दे रखा है जो गलत है. रीजन यहाँ गलत नहीं है, रीजन भी सही है और तो यहाँ ऑप्शन ए होगा. ठीक है. इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे दिया जाता था, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू माइनस ऑफ dV बाई dr. माइनस dV बाई dx लिखते थे या माइनस ऑफ dV बाई dr इलेक्ट्रिक फील्ड.
इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr। तो dV बाई dr कहलाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये dV बाई dr कहलाता था पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। तो निगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, निगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट दिस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका ये मतलब है E इक्वल टू माइनस दिस का ये मतलब है कि dV, जिधर dV का वैल्यू पॉजिटिव होगा इलेक्ट्रिक फील्ड तो माइनस हो गया यानी अपोजिट होगा, यानी जो डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो ऐसा होगा, उस डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल का वैल्यू डिक्रीज होता है। डिक्रीज होता है तो dV क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वही डायरेक्शन होगा जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल का वैल्यू डिक्रीज होता है। तो सही है ये, है ना, यानी असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन जो है वो असर्शन का करेक्ट रीजन है, करेक्ट रीजन है, दैट्स व्हाई ऑप्शन ए होगा। समझ में आ गया। चलिए उसके बाद देखते हैं एक्चुअली 13, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर कांट फॉर्म रियल इमेजेज, कॉन्वेक्स मिरर रियल इमेज फॉर्म नहीं कर सकता है, सही है। कॉनकेव मिरर के केस में रियल एज वेल एज वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है, पता है अपने को, ठीक है। बट कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमेशा ही वर्चुअल इमेजनरी इमेज बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है, ठीक है। तो ये तो सही है असर्शन। रीजन क्या कहता है, कॉन्वेक्स मिरर कन्वर्जेस द पैरेलल रेज दैट आर इंसिडेंट ऑन इट। कॉन्वेक्स लेंस भले कन्वर्ज करता है, मिरर कन्वर्ज नहीं करता। तो असर्शन तो सही है बट रीजन गलत है, तो यहाँ सी ऑप्शन होगा, है ना। असर्शन सही है बट रीजन गलत है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, तो ये सी हो जाएगा, है ना। कॉन्वेक्स मिरर के केस में कॉन्वेक्स मिरर कैसा बनाएंगे, लाइक दैट, ठीक है। ये जो है उसका पोर्शन ये पॉलिश्ड है, तो इस पर जब पैरेलल रेज इंसिडेंट होंगे, पैरेलल रेज, तो पैरेलल रेज कन्वर्ज नहीं करता है, डाइवर्ज करता है ना। रेज यूं चले जाएंगे और इसमें इस डायरेक्शन में चले जाएंगे, है ना। यानी जो रेज हैं वो एक्चुअली कन्वर्ज नहीं करता है। इसको यदि पीछे बढ़ाएं तो लगेगा कि इस पॉइंट से आ रहा है जो कि कन्वेक्स मिरर का फोकस होता है। तो रीजन में यहाँ ये कह रहा था कि कन्वर्ज करता है, कन्वर्ज नहीं करता, एक्चुअली डाइवर्ज करता है, तो ये आर गलत है ना, रीजन गलत है। असर्शन तो सही है बट रीजन गलत है। और 14 देखते हैं, a convex lens of focal length 30 centimeter can't be used as a simple macroscope in normal setting। नॉर्मल सेटिंग में, नॉर्मल एडजस्टमेंट में क्या होता है, जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बनता है, फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बनता है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस जिसका फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर है ना, उसका यूज नहीं कर सकते सिंपल माइक्रोस्कोप में, क्योंकि सिंपल माइक्रोस्कोप में जो लेंस का यूज होता है उसका पावर ज़्यादा होता है, यानी फोकल लेंथ कम होना चाहिए, ठीक है। रीजन क्या कहता है, फॉर नॉर्मल सेटिंग द एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप इज m इज इक्वल टू डी बाई एफ। एंगुलर मैग्निफिकेशन जो है वो डी बाई एफ होता है ना। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन तो ठीक है, एंगुलर मैग्निफिकेशन को ही हम लोग कहते हैं मैग्नीफाइंग पावर, एंगुलर मैग्निफिकेशन को बोलते हैं मैग्नीफाइंग पावर। तो मैग्नीफाइंग पावर इज गिवन बाय दिस फार्मूला। मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है, सिंपल माइक्रोस्कोप में m इज इक्वल टू 1 प्लस डी बाई एफ भी होता है, कब, जबकि 25 सेंटीमीटर, है ना, क्या, जब फाइनल इमेज लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बनता है, एंड m इज इक्वल टू डी बाई एफ होता है, ये सही है, m इज इक्वल टू डी बाई एफ, ठीक है, एक कम होता है मैग्निफिकेशन, है ना। तो ये फार्मूला तो सही है बट क्या दे रखा है, चूंकि कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ बहुत ज़्यादा है, 30 सेंटीमीटर बहुत ज़्यादा है,
एक्चुअली इसका फोकल लेंथ बहुत कम होना चाहिए, फोकल लेंथ जितना कम होगा उतना ज़्यादा पावर होगा और फिर एंगुलर मैग्निफिकेशन भी ज़्यादा होगा। तो दोनों तो ट्रू है बट आर इज नॉट द करेक्ट रीजन। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ बी हो जाएगा। ठीक है, दोनों ट्रू है ए एंड आर, बट आर इज नॉट द करेक्ट रीजन। अब अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन है केस स्टडी, है ना। सेक्शन बी में केस स्टडी पर क्वेश्चन रहेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 आर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हैं एंड आर कंपल्सरी। Attempt any 4 sub parts from each question. Each question carries 1 mark. इसमें 5 सब पार्ट्स हैं, 5 हैं, जिसमें 4 का आंसर करना है प्रत्येक से अपने को, है ना। तो चलिए क्या दिया हुआ है, फैराडे केज। फैराडे केज, इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। फैराडे केज और फैराडे शील्ड इज एन इनक्लोजर मेड ऑफ ए कंडक्टिंग मटेरियल। कंडक्टिंग मटेरियल जैसा ही फिगर में दिख रहा है, तो कंडक्टिंग मटेरियल का एक इनक्लोजर होता है। द फील्ड्स विद इन ए कंडक्टर कैंसल आउट विथ एनी एक्सटर्नल फील्ड, कोई एक्सटर्नल फील्ड को वो कैंसिल कर देता है इनसाइड। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द इनक्लोजर जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर जीरो होता है। दीज फैराडे केजेज एक्ट एज बिग हॉलो कंडक्टर्स, यू कैन पुट थिंग्स इन टू शील्ड देम फ्रॉम इलेक्ट्रिकल फील्ड्स। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड से उसको आइसोलेट करने के लिए इसका यूज किया जा सकता है एज ए बिग हॉलो कंडक्टर। ठीक है, any electrical shocks the cage receives pass harmlessly around the outside of the cage। तो जो भी इलेक्ट्रिकल शॉक्स ये रिसीव करेगा वो बिना किसी हानि पहुंचाए हुए केज के बाहर चला जाएगा, आउटसाइड द केज। ठीक है, तो ये दिया हुआ है क्या, केस स्टडी है ये। ठीक है, ये डायग्राम दिया हुआ है, फैराडे केज बोलते हैं इसको। तो अब इस पर क्वेश्चन बेस्ड होंगे, है ना। 5 क्वेश्चंस होंगे एंड यू हैव टू आंसर एनी 4। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन बी यूज टू मेक ए फैराडे केज। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन बी यूज टू मेक ए फैराडे केज। प्लास्टिक, प्लास्टिक का यूज नहीं कर सकते क्योंकि प्लास्टिक कंडक्टर नहीं है, कंडक्टर होना चाहिए। ग्लास, ग्लास भी इंसुलेटर है। कॉपर, कॉपर कंडक्टर है। वुड, वुड बैड कंडक्टर है, इंसुलेटर है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, कॉपर। कॉपर का यूज कर सकते हैं फैराडे केज बनाने के लिए, बिकॉज कॉपर ये इस लिस्ट में मेटल गुड कंडक्टर है ना। कंडक्टर होना चाहिए, इंसुलेटर नहीं होना चाहिए। प्लास्टिक, ग्लास और वुड तो इंसुलेटर है। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया कॉपर। एग्जाम्पल ऑफ ए रियल वर्ल्ड फैराडे केज इज, रियल वर्ल्ड फैराडे केज, कार, प्लास्टिक बॉक्स, लाइटनिंग रॉड, मेटल रॉड। तो कार होगा। कार क्या है, प्लास्टिक बॉक्स, प्लास्टिक तो नहीं हो सकता, मेटल होना चाहिए। लाइटनिंग रॉड, ये रॉड है सिंपली एक कंडक्टर है, मेटल रॉड है कंडक्टर है ना। इनक्लोजर होना चाहिए ना फैराडे केज में। तो कार एक इनक्लोजर प्रोवाइड करता है, प्लास्टिक बॉक्स भी करता है, बट प्लास्टिक बॉक्स इनक्लोजर तो है बट इंसुलेटर है प्लास्टिक। तो कार इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। कार, मेटालिक कार होना चाहिए, है ना। मेटालिक कार के अंदर अगर हम लोग बैठे हुए हैं जिसकी बॉडी मेटल की है और अगर लाइटनिंग होती है तो क्या होगा, ये फैराडे केज की तरह बिहेव करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, इनसाइड जीरो होता है ना। इसलिए कोई भी शॉक जो होगा वो आउटसाइड द कार पास हो जाएगा ग्राउंड में। ठीक है, इसलिए कार के अंदर बैठे रहना सेफ है जब लाइटनिंग हो रही है। बट माइंड इट, कार किसका होना चाहिए, मेटालिक बॉडी होनी चाहिए उसकी। आजकल फाइबर भी आते हैं, अगर फाइबर का है तो डोंट टेक द रिस्क, है ना। ठीक है, ऐसा नहीं सर ने बताया सर फाइबर कार में नहीं होगा। ये कार कैसी होनी चाहिए, मेटालिक बॉडी होनी चाहिए। तो यहाँ सिंपली कार दे रखा है तो कार इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल फोर्स इनसाइड अ फैराडे केज व्हेन इट इज स्ट्रक बाय लाइटनिंग। जो लाइटनिंग होती है तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा, चार्ज मल्टीप्लाइड विद फील्ड, द सेम एज लाइटनिंग, हाफ दैट, जीरो, क्वार्टर। तो जीरो होगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स कितना होगा, जीरो होगा।
क्यों जीरो होगा इलेक्ट्रिकल फोर्स? क्योंकि फोर्स बराबर होता है चार्ज मल्टीप्लाइड विथ फील्ड, ठीक है, चार्ज मल्टीप्लाइड विथ फील्ड, ये होगा इलेक्ट्रिक फोर्स एफ ई, क्यू इंटू ई, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड के इनसाइड में जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो ये टर्म कितना हो गया? जीरो, तो इलेक्ट्रिक फोर्स विल बी जीरो, ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा? जीरो होगा। आई बात समझ में? इलेक्ट्रिक फोर्स इनसाइड ए फैराडे केज विल ऑलवेज बी जीरो. An isolated point charge plus Q is placed inside the Faraday cage. Its surface must have charge equal to, तो सरफेस पर कितना चार्ज होना चाहिए? प्लस क्यू चार्ज है इनसाइड, तो आउटसाइड कितना होगा? माइनस क्यू होगा। प्लस क्यू यदि है इनसाइड द फैराडे केज चार्ज, तो सरफेस पर चार्ज कितना होना चाहिए? माइनस क्यू, क्योंकि ये कैंसिल कर देगा एक दूसरे को, है ना, नेट कितना हो जाएगा? जीरो, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, दैट इज अ पॉइंट चार्ज ऑफ 2 कूलम इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ फैराडे केज इन द शेप ऑफ क्यूब विथ सरफेस ऑफ 9 सेंटीमीटर एज. The number of electric field lines passing through the cube normally. Number of electric field lines passing through the cube normally. यानी ये क्या होता है? Number of electric field lines passing through the cube normally. Actually ये flux होता है. Number of electric field lines passing through the cube normally. ये होता है electric flux. यानी अपने को electric flux निकालना है. चार्ज दिया हुआ है और 9 सेंटीमीटर एज दिया हुआ है, ठीक है। तो अपने को निकालना क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज गिवन बाय फाई इज इक्वल टू फैराडे लॉ से क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये निकालना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द क्यूब नॉर्मली, तो ये निकालना है, यानी फ्लक्स निकालना है। यहाँ पर चार्ज दिया है 2 कूलम, ये भी हालांकि मिसप्रिंट है, यहाँ पर 2 माइक्रो कूलम होना चाहिए, 2 इंटू 10 टू द पावर -6, और वैल्यू भी थोड़ा सा है इसमें। एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट कितना होता है? 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 SI यूनिट, ठीक है। ये अपने को पता है, हालांकि ये कांस्टेंट्स हैं, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट कहलाता था परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम है, ठीक है। इसका वैल्यू रख दिया। ये 2 कूलम नहीं है, एक्चुअली 2 माइक्रो कूलम है। अब देख लो, ये 2/8.85 होगा, 2/10 होता तो 0.2 हो जाता, कम से डिवाइड करें तो 2 से ज़्यादा वैल्यू होना चाहिए, और ये हो जाएगा 10 टू पावर -12, 10 टू पावर -6, ठीक है, 10 टू पावर -6, तो ये कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर -6 यहाँ बचेगा, और ये बच जाएगा 2/8.85। अगर पॉइंट हटा दें तो 2 0 यहाँ चला गया, ठीक है। और यहाँ हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो 10 टू पावर -5 हो जाएगा, तो 1 0 चला गया। अब 20/a हो जाएगा, ठीक है, 20/this। तो इसका अगर वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो 10 टू द पावर सॉरी यहाँ प्लस होगा ना, -12 ऊपर गया तो प्लस हो गया, तो 10 टू द पावर +5 के ऑर्डर में होगा, और ये वैल्यू होगा, ठीक है। अब इससे ऑप्शन देखेंगे हम लोग, क्या ऑप्शन दे रखा है? 1.91 इंटू 1.9 है एक्चुअली, 10 टू द पावर 5 है, ऐसा दिख रहा है, 10 टू द पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की SI यूनिट है, इंटरिंग द सरफेस है, ठीक है। एंड 1.91 लिविंग द सरफेस, 2 इंटू दिस इंटरिंग, तो इंटरिंग तो होगा नहीं, जब भी होगा क्या होगा? लिविंग द सरफेस, क्योंकि चार्ज पॉजिटिव है ना, ये 2 कूलम पॉजिटिव चार्ज है। एक्चुअली ये 2 कूलम नहीं होगा, अगर कूलम होने से 10 टू पावर 5 के ऑर्डर में नहीं आएगा, कूलम होने से 10 टू पावर 5 के ऑर्डर में नहीं आएगा, है ना। ये माइक्रो कूलम होगा,
और बाद में ऑप्शन देखेंगे अपन, लिविंग द सरफेस, तो ये ऑप्शन बी सही है। 1.9 इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, लिविंग द सरफेस, तो ऑप्शन बी सही होगा। इसमें थोड़ा मिसप्रिंट है, इसको देख लेना, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पार्कलिंग ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, डायमंड जो है उसकी ब्रिलियंसी जो है वो क्या होती है, स्पार्कलिंग होती है, स्पार्कलिंग ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। तो इसमें ये फिगर दे रखा है, एक्चुअली हम लोग जानते हैं क्या होता है उस केस में, है ना। क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एप्लीकेशन है ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट इज यूज्ड इन पॉलिशिंग डायमंड्स टू क्रिएट ए स्पार्किंग ब्रिलियंस, ठीक है। बाय पॉलिशिंग द डायमंड विथ स्पेसिफिक कर्व्स, it is adjusted the most of the light rays approaching the surface are incident with an angle of incidence more than critical angle। इस तरह से पॉलिशिंग होती है, उसकी कटिंग होती है कि लाइट जब भी इंटर करता है डायमंड के अंदर तो उसमें आई मस्ट बी ग्रेटर देन आई सी, hence they suffer multiple reflections and ultimately come out of diamond from the top, this gives the diamond a sparkling brilliance, ठीक है। तो कहता है इसका क्वेश्चन है, लाइट कांट इजीली एस्केप ए डायमंड विदाउट मल्टीपल रिफ्लेक्शंस, दिस इज बिकॉज बिना मल्टीपल रिफ्लेक्शन के जो भी लाइट इंटर करेगी वो पास नहीं हो पाएगी। ये क्यों होता है, क्रिटिकल एंगल विथ रेफरेंस टू एयर इज टू लार्ज, क्रिटिकल एंगल टू स्मॉल, डायमंड इज ट्रांसपेरेंट, रेज ऑलवेज इंटर एट एन एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। ये भी सही है कि रेज इंटर करता है उस एंगल पर जो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होता है, आई इज ऑलवेज इक्वल टू आई सी, आई इज ग्रेटर देन आई सी, ठीक है। बट ज्यादा सटीक आंसर ये है बी, इट्स क्रिटिकल एंगल विथ रेफरेंस टू एयर इज टू स्मॉल। इसका जो क्रिटिकल एंगल है एयर के रेफरेंस में, है ना, वो बहुत कम होता है, जिसके कारण टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। नहीं, क्रिटिकल एंगल हम लोगों ने देखा था, एक्चुअली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज गिवन बाय म्यू और एन इज इक्वल टू 1/sin आई सी, ठीक है। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए दो कंडीशन है, लाइट मस्ट पास फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, लाइट पास होना चाहिए डेंसर टू रेयर मीडियम, और दूसरा ऑप्शन था I must be greater than IC, एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो ये तो यहाँ भी बोल रहा है, बट यहाँ क्या सही ऑप्शन क्या है कि जो IC का वैल्यू है, IC का वैल्यू बहुत बहुत कम होता है ना, ठीक है। IC का वैल्यू बहुत बहुत कम होता है, क्योंकि डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो होता है 2.24, सबसे ज्यादा है डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.24। वाटर का बोले तो 1.33 है विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ग्लास का 1.5 है नियरली, है ना। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है डायमंड का बहुत ज्यादा है 2.24, तो ये बहुत ज्यादा है और ये क्रिटिकल एंगल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो चूंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा है तो क्रिटिकल एंगल बहुत कम होता है ना। तो ये सही आंसर है ना। चलिए, तो इसका सही ऑप्शन होगा क्रिटिकल एंगल विथ रेफरेंस टू एयर इज टू स्मॉल, बहुत कम होता है। द क्रिटिकल एंगल फॉर अ डायमंड इज दे रखा है 24.4 डिग्री, देन इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज, वो मैंने बता ही दिया 2.42 होता है। ये एक्चुअली रिलेशन से निकालना पड़ेगा, क्रिटिकल एंगल दिया हुआ है कितना 24.4 डिग्री, 24.4 डिग्री क्रिटिकल एंगल दे रखा है, अपने को निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो क्रिटिकल एंगल हो जाएगा 1/sin ऑफ IC, और क्रिटिकल एंगल दे रखा है 24.4 डिग्री होता है ना। अब इसको सॉल्व करोगे तो एक्चुअली ये वैल्यू निकालना थोड़ा डिफिकल्ट है ना, तो ये वैसे याद ही रह जाता है। ये इसका हो जाएगा कितना 1/this, दैट इज 2.42, हाँ यहाँ मैंने गलत लिखा, 2.42 होता है, 2.42, तो ये हो गया, यानी लगभग 2.5 के अप्रोच में है ना।
तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 2.42, ये इस रिलेशन से निकलेगा। क्रिटिकल एंगल दिस होता है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 होता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड वन क्या कहता है, द बेसिक, है ना, द बेसिक रीजन फॉर द एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पार्कल ऑफ सुटेबली कट डायमंड इज दैट, सुटेबली कट यदि है डायमंड तो उसका रीजन क्या है, इट हैज लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हाई ट्रांसपेरेंसी, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वेरी हार्ड। तो बेसिक रीजन जो है स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड के लिए सुटेबली जो कट होता है डायमंड, उसका ये है कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है। इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज refractive, it has C option, it has high refractive index. A diamond is immersed in a liquid with a refractive index greater than water, उस लिक्विड में डायमंड को रखा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर से क्या है, ग्रेटर देन द वाटर, वाटर से ज्यादा है, उस लिक्विड में रखा है। देन द क्रिटिकल एंगल फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन will depend on the nature, decrease, remain the same, increase। क्रिटिकल एंगल क्या होगा, रिफ्रैक्टिव डायमंड को रखा किसमें, उस लिक्विड में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर से ज़्यादा है ना। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्रिटिकल एंगल फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन किस पर डिपेंड करेगा, उस लिक्विड में रखा है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर से ज़्यादा है, ठीक है। तो म्यू इज इक्वल टू होता है 1/sin ये रिलेशन है, डिराइव करने में पूछा जाता है, दैट इज साइन ऑफ IC। यदि क्रिटिकल एंगल निकालेंगे तो 1/μ होगा, है ना। अब जब यदि लिक्विड में रखा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू लिक्विड, है ना, विल बी लेस देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड हो गया अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड, और ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, और ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। अब देख लो ये म्यू डी, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो सेम है, न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर में देखो म्यू एल, कंडीशन दिया हुआ है कि जो लिक्विड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जो लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज़्यादा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर से, ठीक है। म्यू एल इज ग्रेटर देन दिस, ये ज़्यादा है, इसका मतलब ये क्वांटिटी क्या होगी, कम होगी, ज़्यादा से डिवाइड करेंगे तो कम होगी, है ना। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घट रहा है, और जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटेगा तो क्रिटिकल एंगल इंक्रीज होगा, ठीक है। जब रिफ्रैक्टिव, तो क्रिटिकल एंगल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, है ना। क्रिटिकल एंगल फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विल इंक्रीज। अब इस सेक्शन का ये लास्ट सवाल है, that is the following diagram shows same diamond cut in two different shapes। पहले में क्या दिख रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, और दूसरे में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। तो अब इस पर क्वेश्चन क्या बनता है ये देख लो कि ब्रिलियंस ऑफ डायमंड इन द सेकेंड डायमंड विल बी लेस देन द फर्स्ट, ग्रेटर देन द फर्स्ट, सेम एज फर्स्ट, विल डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। जो ब्रिलियंस है वो क्या होगा, लेस देन द फर्स्ट होगा, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड लेस देन फर्स्ट होगा। लेस देन फर्स्ट क्यों होगा, क्योंकि इसमें जो फिगर दे रखा था एक्चुअली उस फिगर में ये है, चलिए उस फिगर में एक्चुअली क्या है ये देख लेते हैं हम लोग, है ना, ये ऐसा फिगर है, ठीक है। तो इस फिगर में अपने को क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है और यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा तभी ब्रिलियंसी ज़्यादा होगी, जिसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया कि सेकंड केस में कम होगा फर्स्ट से, ठीक है। तो इतना क्वेश्चन हम लोगों ने देखा, टाइम कुछ हो रहा है ज़्यादा, इसलिए थैंक यू, हैव अ गुड डे। फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे आगे।